अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल एक इंटरव्यू स्पेशल के साथ हाजिर है। और आज इस शख्सियत के साथ हमारी बातचीत है। उनका नाम और मुकाम जो है पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि लगातार 35 साल तक पाकिस्तान पार्लियामेंट में रहे और उनके नाम के साथ एक ऐसा टैग लगा जो शायद ही किसी के साथ हो, यानी उनके नाम के साथ लगा कि ये सदाबहार एमएनए हैं। आपकी हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और सियासत का आगाज़ जो है जिस पार्टी से शुरू किया उसके साथ ही आज तक मुंसलिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपने कोई सियासी पार्टी बदली हो। मेरी मुराद जनाब हाजी अकरम अंसारी साहब हैं, उनके पास हम मौजूद हैं। और एक सबसे अहम बात जो है वो यहाँ बैठे हुए मैंने महसूस की है। आम तौर पर हम सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि ये हर शादी में या हर फौतगी में तो पहुँच जाते हैं सियासत के लिए, लेकिन ये ज़ाती ज़िंदगी में सादा नहीं होते। हाँ, मुझे यहाँ बैठे हुए ये एहसास हुआ कि इस दफ्तर में एसी नहीं लगा हुआ, यानी उनकी सादगी जो है वो यहाँ पर भी है। और ये सादा लो शख्सियत जो है उनके साथ बातचीत में गुफ्तगू करते हैं। उनसे सबसे पहला सवाल जो है वो ये करते हैं कि उन्होंने जो 35 साल सियासत के मुकम्मल किए हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को कैसा पाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साई साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं। और आपने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर दी है। लेकिन मेरा ये जो सियासत है ये तकरीबन मैंने 1979 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही कभी मैंने किसी एमपी का इलेक्शन लड़ा है, ना चेयरमैन का, ना कोई दूसरा। लेकिन मैंने जो अपना ख़ुद इलेक्शन लड़ा था वो तो 1985 में था। लेकिन दूसरे दोस्तों के साथ हमने मिलके जो इलेक्शन लड़े हैं, जो लड़ाए गए हैं, उसमें 1979 से अल्लाह के फजल व करम से हमने वो शुरू किया था। और जब उस वक्त भी हमने इलेक्शन लड़ा तो हमारा जो कैंडिडेट था अल्लाह ताला के फजल व करम से उस वक्त भी वो जीता था। 1979 से लेकर फिर 1983 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब बने थे। उस वक़्त से लेकर आज तक जब से मैंने उनके साथ मोहब्बत की है, अल्लाह के फजल व करम से आज तक मैं उनके साथ हूँ। किसी जमात का तब्दील होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमने अल्लाह ताला के फजल व करम से हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालायन पाक के सदक़े कभी सोचा तक भी नहीं है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ना है। तो यही वजह है कि उस वक़्त से लेके आज तक जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बेटियां, उस वक़्त से लेके आज तक जो ज़िंदा हैं वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे साथ हैं। और बहुत सारे दोस्त, बुज़ुर्ग, बहन, भाई जो हैं वो आज हम में नहीं हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ गुजारी है। और इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि आवाम जो है वो मेरे साथ है। और इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब आवाम मेरे साथ है तो फिर मियां नवाज शरीफ को छोड़ना कोई आसान काम नहीं। जी, मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ना जो है ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है और बिल वास्ता हाई साहब के साथ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा। हाई साहब, लगातार आपने माशाल्लाह इलेक्शन जीते हैं, एक बार भी नहीं हारे, आप पार्लियामेंट में रहे हैं। तो इस साल मतलब ये जो इलेक्शन जो है वो हार गए हैं, हम तो इसको वैसे ही मतलब देखते हैं कि बड़ा हैरान कुन था और ये ना समझ में आने वाली बात थी। तो इस इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? ये देखो, ये इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन जीतते भी हैं, इंसान हारता भी है। लेकिन ये इलेक्शन मैं ये समझता हूँ कि मेरे कहने की बात नहीं। अब तो जो पीटीआई के लोग हैं वो ख़ुद ये कहने लग गए हैं कि इसमें ख़राबी हुई थी। तो हम तो कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं जब हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि जनाब मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन हमारी ज़ुबान से कम निकलता है। अब अल्लाह के फजल व करम से जो उनके साथी थे आज वो अपनी ज़ुबान से ये बात कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में हमने बहुत सारी सीटों को मैनेज किया और सीटों को मैनेज करके हमने मुस्लिम लीग के लोगों को हराया। हाई साहब, आप यहाँ पे
मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्सटाइल भी रही हैं फैसलाबाद में। इसके अलावा मतलब आपने और भी बहुत सी सरगर्मियां जो हैं वो आपके नाम के साथ वाबस्ता हैं। आपने बिजली, गैस, सीवरेज, रोड्स, इसके बारे में काम किया, तरक्याती काम किए हैं। आपको ज़ाहिर बात है बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, आपको बड़ी रुकावटें भी आती होंगी। तो आपको सबसे टफ़ दौर जो है आपका, मतलब जो पार्लियामेंट का, उसमें सबसे टफ़ दौर जो है वो कौन सा लगा आपको? लगता है कि जब आपको काम करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना था। मैं ये समझता हूँ कि नुमाइंदा होना जो है उसके लिए कोई टफ़ चीज़ नहीं होती। नुमाइंदा होना ज़रूरी होता है। जो नुमाइंदगी ही वो होती है कि जो कोई भी हालात हों वो आवाम की भी नुमाइंदगी करे और अपनी जमात की भी नुमाइंदगी करे। और मैं अल्लाह के फजल व करम से मुझे 1983 से लेके 83 से लेके मैं एक जमात में हूँ और एक जमात के साथ खड़ा हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होता भी उनके साथ हैं, वज़ीर आला होता भी उनके साथ हैं, वो कुछ भी ना हो तब भी उनके साथ हैं, वो मुल्क के अंदर हों तब भी उनके साथ हैं, मुल्क से बाहर चले जाएं तब भी उनके साथ हैं। हमेरी जो और मेरे साथियों की जो अफिलिएशन है उनके साथ, वो मेरा ख़्याल है कि वो मैं तो उनसे एक साथ एक इश्क करता हूँ और इश्क को आगे लेके चल रहे हैं। और जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके साथ रखे। और मैं समझता हूँ कि ये कोई जो कहते हैं ना जी बड़े बुरे वक्त आ गए, वक्त बुरा नहीं होता, एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस इम्तिहान में हमें सुरखरू करे। और जिस अंदाज़ में मैं समझता हूँ कि ये जो जमात, ये 2 साल जो पूरे हो रहे हैं, ये वाहद हुकूमत है। मैंने 7-8 असम्बलियाँ देखी हैं, हमने कोई 10 इलेक्शन लड़े हैं। 1985 में भी हमें 2 इलेक्शन लड़ने पड़े थे। हमने 10 इलेक्शन लड़े हैं, 10 में से हमने 8 जीते हैं अल्लाह के फजल व करम से, 2 को हमने लूज़ किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो सियासत है, सियासत मैं समझता हूँ कि अगर आप खिदमत करने के लिए करते हैं तो फिर तो वो सियासत आपकी चलती रहेगी। अगर आपने सिर्फ जीतना ही है, इलेक्शन के दौरान आना है, मैं कभी भी आवाम से दूर नहीं रहा। जितनी भी हिम्मत होती है, जितना भी वक्त होता है, कोशिश करता हूँ कि आवाम के साथ रहूँ, उनकी खुशियों के साथ रहूँ, उनकी गमियों के साथ उनके पास जाऊँ, उनको अपने पास बुलाऊँ, मैं उनके पास चला जाता हूँ। जो उनके काम है, इस्लामाबाद के हों, लाहौर के हों, फैसलाबाद के हों, कहीं भी हों, पूरी कोशिश करते हैं कि उनके काम होते रहें। लेकिन मैंने जो कोशिश की है वो इज्तमाही कामों के लिए अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा कोशिश की है। हुकूमत कोई भी हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ये 2008 के अंदर, मेरा ख़्याल है कि मैंने जितना फ़ंड 2008 में लेके आया हूँ MNA-1 के मरकज़ से, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें कभी कबाहत नहीं थी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, गिलानी साहब का, जो प्राइम मिनिस्टर थे, कि उन्होंने मुझे उसी अंदाज़ में फ़ंड्स दिए जिस तरह मैं उनका साथी रहा हूँ या साथी हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। वैसे आम तौर पे दूसरी पार्टी का जो लीडर होता है उसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन आपकी जो सादगी है और सच्चाई जो है वो बोल रही है कि आप बता रहे हैं कि गिलानी साहब ने भी आपको वैसे ही मतलब फंडिंग की है जिस तरह से आपकी पार्टी जो है वो फंडिंग करती थी। ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुकद्दम बात है कि आपने इस चीज़ को भी मतलब अवाम के सामने पेश करने की जसारत की है। बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपने नौजवानों के लिए भी कोई काम किए हैं, उनके बारे में कोई थोड़ी बहुत आगाही दें। मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ कि नौजवान जितने हमारे तालिब इल्म हैं, मैं ख़ुद वेट लिफ्टर रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी नौजवान नस्ल को स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट अगर कोई जिम्स बने हैं उनकी, मैंने बड़ी कोशिश करके उनकी खिदमत करता रहा हूँ। और यही वजह है कि ग़ुलाम अहमदाबाद के अंदर एक हमारी सुबहान अल्लाह वेट लिफ्टिंग है, क्लब बनी है। उसकी इतनी खिदमात हैं कि वो नौजवान नस्ल जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से उस क्लब के ज़रिए मैंने जो देखा है कि हमने सार्क के अंदर गोल्ड मेडल लिए हमारे बच्चों ने, एशियन के अंदर उन्होंने लिए गोल्ड मेडल लिए। और इसी तरह हैंडबॉल जो है हमारा, हैंडबॉल की टीम भी तकरीबन जो पाकिस्तान की टीम है उससे मोस्टली जो खिलाड़ी हैं वो ग़ुलाम अहमदाबाद और फैसलाबाद के हैं। और अल्लाह के फजल व करम से हैंडबॉल की टीम जो है उसने भी हमेशा गोल्ड मेडल लिए हैं, सार्क के अंदर भी,
गोल्ड मेडल लिए उन्होंने अपने एशिया में भी। गोल्ड मेडल लिए उन्होंने बीच के ऊपर, जब हैंडबॉल की मैच हुआ तो वहाँ पर भी, हालांकि उनकी इतना नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसमें भी गोल्ड लिया। और इसी तरह मैंने कोई स्कूल, जितने हमारे बच्चियों के स्कूल हैं या बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ के जो हाई स्कूल हैं उनमें मैंने कोशिश की है कि सभी स्कूलों के अंदर हम हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट, ये कोर्ट मैंने वहाँ पे बना कर दिए उनको। क्रिकेट के लिए पिचें जो हैं वो मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर वहाँ पे बना के दिए हैं। ये आप अगर देखते हैं, ये हमारा जो, इसको हम बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं, उसके सामने मैंने वो सारा मेरा सेटअप मैंने बना के दिया। उसमें क्रिकेट के लिए भी पिचेस बनी हुई हैं, उसमें हैंडबॉल कोर्ट बना हुआ है, बेहतरीन बना के दिया है। और इसी अंदाज में बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, इस्लामिया कॉलेज है, गुलामदाबाद का कॉलेज है, बाकी और कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर भी मैंने हैंडबॉल कोर्ट जो हैं वो बच्चियों को बना के दिए ताकि वो वहाँ पे खेलें। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये, मैं फैसलाबाद के अंदर कबड्डी को जो मैं आप देखेंगे कि कबड्डी का पहला स्टेडियम अगर कोई बना है वो फैसलाबाद के अंदर है, और अल्लाह के फजल करम से मैंने बना के दिया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे कुछ 1.25 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये नौजवान नस्ल को अगर आप इन खेलों के अंदर राग़िब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूती जो है, जिस्म की मजबूती जो है, वो पाकिस्तान की मजबूती मैं समझता हूँ कि होती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि जैसा कि जनाब हाजी अकरम अंसारी साहब हैं, उनकी गुफ्तगू में, उनके हर बात के अंग में ये झलकता है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, और उनका जो नौजवानों के लिए काम है उस बारे में हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे उनकी सियासत के आगाज़ की, और उसके बाद मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में हमारी गुफ्तगू चल रही है जनाब सदाबहार MNA हाजी अकरम साहब। मैं तो उनको अभी भी मतलब वही महसूस कर रहा हूँ कि वो सदाबहार MNA में है, क्योंकि उनके पास जैसे मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अभी कॉल्स भी आ रही हैं, लोगों के काम चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी खिदमत जो हैं वो अभी भी नहीं रुकी। तो सबसे पहले मैं ब्रेक के बाद जो क्वेश्चन करना चाहूँगा, हाजी साहब आपने ये बताना है कि आपका बैकग्राउंड जो है ख़ानदानी वो सियासी है, या आपने सियासत का आगाज़ कैसे किया, आपको ये शौक़ कैसे हुआ? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, मेरे ख़ानदान के अंदर मेरा ख़्याल है किसी ने कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा होगा। मेरे वालिद साहब ने भी, मेरे चचा ने, या मेरे करीबी कोई रिश्तेदार है, कभी हमने इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन ये चूँकि हमारी एक जो तंजीम बनी हुई थी बरादरी की, जमीयतुल अंसार, उसके ज़रिए हम उसको चलाते थे, खिदमत करते थे, कोई सियासत का मामला नहीं था। लेकिन चूँकि 1985 के अंदर ज़िया-उल हक़ साहब ने वो गैर जमाती इलेक्शन करवाए, तो गैर जमाती इलेक्शन में सारे वो जितने भी लोग थे वो सारे ऐसे ही थे, बरादरियों के इलेक्शन थे, दोस्तों के इलेक्शन थे। तो हमने जो पहले फ़ैसला किया, मेरे से पहले हाजी मोहम्मद हनीफ़ अंसारी साहब मरहूम मग़फ़ूर जो हैं वो MNA बने 25 फरवरी 1985 को, जब जनरल इलेक्शन हुआ। तो अल्लाह ताला ने उनको जिता दिया। मैं फिर उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि उनका एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने के बाद ही उनकी डेथ हो गई। 25 जून 1985 को इलेक्शन होना था, तो फिर चूँकि वो गैर जमाती था, तो गैर जमाती इलेक्शन में फिर मेरी बरादरी ने, मेरे दोस्तों ने, सारों ने मिल के कहा जी आप इलेक्शन लड़ें। मैं इनकार करता, मैं कारोबारी आदमी था, सूतर मंडी में काम करता था, कपड़ा मंडी में काम करता था, लेकिन चूँकि फ़ैसला मेरे हक़ में हो गया, तो मैं तो सूतर मंडी के अंदर माल वाल ख़रीदता इधर सियासत में आ गया। तो मेरा उन्होंने फ़ैसला किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर करम किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े फिर मैं भी जीत गया। और जब से भी जीता हूँ, फिर चूँकि सियासत में आ गया, पार्लियामेंट में, फिर दोस्तों ने, भाइयों ने, मेरे वालदा ने और ये
ख़ास तौर पर मुझे कहा कि आपने खिदमत करनी है, आप बन गए हैं, जैसे भी आप बने हैं, लेकिन अब आप खिदमत करें पूरी। तो फिर सियासत में आ गए, तो फिर सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बन गई, फिर मुस्लिम लीग में रहे। पहले तो हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ थे, क्योंकि उनकी अपनी जमात कोई नहीं थी। फिर वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन उन्होंने किया, उनके साथ हमने भी किया। बस फिर उस वक़्त से लेके आज तक अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग में भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी हैं। तो ये तो है मेरा ना सियासत के अंदर आना। और मैं समझता हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, आज वो नहीं हैं, मैं उनको आज भी उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सियासत में मैं समझता हूँ कि जो मंशूर हुआ करता है पार्टी का, वही एक बेस होती है। हमने जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंशूर दिया है, हमने कोशिश की है कि उस मंशूर के ऊपर अमल करें। आपको याद होगा कि हमने 2008 में भी और 2013 में भी हमें 4 इशूज़ मिले थे। एक सबसे उस वक्त जो था इशू, कोर इशूज़ जो थे, वो थे दहशतगर्दी का, वो थे एनर्जी लॉस्ट थी, फिर गैस की कमी थी, फिर उसके बाद जो सबसे मैं ये समझता हूँ कि मईशत का जो कमज़ोरी जी थी, उसको हमने करना था। किसी भी जमात का जो मंशूर हुआ करता है, वो मंशूर जो है वो पार्टियां देती हैं, पर उसके ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ता है। चूँकि 2008 के बाद और उसके दौरान भी 2002 से जब ये शुरू हुआ, दहशतगर्दी शुरू हुई, तो पाकिस्तान के अंदर ये कोर इश्यूज़ थे। एक दहशतगर्दी का था, एक क्राइसिस था एनर्जी का, और मईशत हमारी तबाह हुई थी और तरक्याती काम कोई नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम था। हमने ये 4 चीज़ें उस वक़्त अपने मंशूर में दी और हमने 2013 से लेके 2018 तक, इस बात के बावजूद कि हमें चलने नहीं दिया गया, वही धरने, वही सारे मामला चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हुई। हमने 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो फ़राहम करके दी, और गैस की लाइनें हमने वो डाल के दी, LNG बाहर से ख़रीदी। तो इसी तरह हमने पूरी कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के अंदर तरक्याती प्रोग्राम दिए, हमने मोटरवेज़ दिए, हमने मेट्रो दिए, हमने ये सी पैक दिए। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि हमने अपने मंशूर के अंदर रहते हुए, इस बात के बावजूद कि हमें चलने नहीं दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब को 10 महीने पहले उन्होंने नाअहल करार दे दिया, इसके बावजूद हमने वो सारे मंसूबे जो हैं वो हमने पाया तकमील तक पहुँचाए। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं, और जो लोगों से हमने वादे किए थे वो अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे भी हुए। अच्छा भाई साहब, एक और चीज़ है, जब हम मतलब धरने देखे हैं हमने, उसके अलावा आपने देखा है इलेक्शन देखा है, मंशूर देखा है मुख्तलिफ पार्टीज़ का। यहाँ पे हमें एक मंशूर में बताया गया था कि जो रियासत मदीना है, मतलब ये मौजूदा दौरे हुकूमत जो है, उन्होंने आगाज़ में ही जो मंशूर दिया है, जीतने के बाद जो पॉलिसी दिया, जो प्रोग्राम दिया, उसमें उन्होंने करोड़ों नौकरियाँ जो हैं उनका वादा किया है, हाउसेज़ का वादा किया है। तो आपको लगता है कि ये किस हद तक ये मतलब मुकम्मल कर जाएंगे इस बात को, 5 साल में वो अपना मंशूर पूरा कर जाएंगे? मेरा ख़्याल नहीं है कि देखो, ये मैंने जो पहले मंशूर की बात की है, उन्होंने मंशूर में क्या कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और नौजवानों को हम इतना नवाजेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो मुलाजमीन थे उनको कहा जी मुझे कोई मामला नहीं है कि आप ये बेफ़िक्र हो जाएं, हम आपकी तनख्वाहें जो हैं वो 1 तोला सोने के बराबर करके दे देंगे, हम रियासत मदीना बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जब जिस शख्स को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेते हुए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए, ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ जिसके मुँह से पूरा नहीं होता, क्यों? मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी रियासत मदीना का नाम ला के लोगों को इस वर्गलाया जा रहा है, मेरा दिल ये कहता है कि ये भी एक गुस्ताखी है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी है कि उनका नाम ले लेकर काम हमने वो करने नहीं करने, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। रियासत मदीना का नाम छोड़ दें, कोई आपको नहीं छोड़े कहेगा कुछ, लेकिन रियासत मदीना का नाम लेना और वो काम जो रियासत मदीना में होते रहे हैं उनको ना करना,
तो मैं समझता हूँ तो फिर हमें ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज भी आप देख लें, आज उनका मंशूर के ऊपर कितने % अमल हुआ हुआ है। हमने डॉलर था, डॉलर को हमने कोशिश की कि 100 से ऊपर ना जाए। हमें बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि जनाब अगर डॉलर की आपको डिवैल्यू करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर तक चले जाएगी। आज 40% डॉलर जो है वो डिवैल्यूएशन की चला गया है, 40%। मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है, पहले से भी कम हो गई है। तो इसका मतलब जो लोग, जो इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो ये बात करते थे कि जनाब इसको डिवैल्यू कर दें, जनाब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो किधर है। हमने मईशत के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, मईशत लोगों को महंगाई नहीं होने दी थी, आज महंगाई अरूज पे है। मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ये कहता हूँ ये टेक्सटाइल का इलाका है फैसलाबाद जो है। फैसलाबाद के अंदर अगर आज आप 2017 और 18 में आप रेट बिजली के ले लें, 11 रुपये रेट था, और उसमें भी मुझे ये कहते थे कि 2 रुपये कम कर दें। आज वही रेट 23 रुपये है। तो इन्होंने तो सस्ती करनी थी, बिजली सस्ती करनी थी इन्होंने। तो ये तो कहते थे कि जनाब आप तेल देख लें, तेल 118 तक ले गए, और 118 से लेके आप आज पूरी दुनिया के अंदर तेल को ख़रीदता कोई नहीं है, तो यहाँ पे फिर 100 रुपये कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके पास कोई विजन नहीं है। ये सारा दिन इन्होंने मुआवने खसूसी जितने भी हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में इतने मुआवने खसूसी नहीं देखे होंगे, वो सारा दिन इसी बात पे लगे रहते हैं कि हमने झूठ आज कितना बोलना है। यानी कसम खा के आते हैं कि आप आज हमने इतना इतना झूठ बोलना है, वो बोल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस 2 सालों के अंदर मैं हल्के के अंदर आज भी अल्लाह के ताला के फजल करम से रोज़ाना 10-12 जगह के अंदर, महलों के अंदर जाता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों को किसी न किसी बहाने से, फौतगी के बहाने से, किसी की शादी की बहाने से, किसी की इयादत की बहाने से। तो जब मैं जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ, लोग, मैं कहता नहीं यार अभी इनको 5 साल पूरे करने दो आप ज़रा। अगर आप 5 साल पूरे कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो कहते हैं कि जनाब ये नया पाकिस्तान बनने वाला है, नौजवान नस्ल जो है वो सारी की सारी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं एक तरफ है। लेकिन मैं चूँकि अल्लाह तबारक ताला का फजल करम है मेरे ऊपर, हमारा जो घराना है वो थोड़ा सा मजहबी भी है। मैं ये आपको बताता हूँ कि जिसने पूरी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितना इखलाक इस पार्टी ने हमारी कौम का बिगाड़ा है, मैं समझता हूँ कि यही इसके लिए मैं समझ बहुत बड़ी बुराई है इस हुकूमत के अंदर। इखलाक जो है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप में इखलाक नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। इखलाक शर्त अव्वल है, लेकिन हमने इखलाक को तबाह कर दिया है। और सारा दिन मैं तो फेसबुक देखना छोड़ दिया है, बहुत कम देखता हूँ। जब देखता हूँ कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात। इखलाक हमारी बेटियों के, हमारे बेटों के, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाए झूठ बोलने के, सवाए अवाम को ऐसी राह दिखाने के कि हमारे पीछे चलते रहें, कितनी देर चलेंगे। 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुए, अब कहते हैं जी अगला साल, अगला साल। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मेरा तजर्बा है कि अल्लाह के फजल करम से 2020 के एंड से पहले ये हुकूमत नहीं रहेगी। अच्छा हाई साहब, आपने यहाँ पे दावा किया है, ऑन द रिकॉर्ड है कि 2020 तक ये हुकूमत जो है वो आपको जाती नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, अपोजिशन जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं है, बल्कि जैसे अपोजिशन होती है एक चीज़ उसकी रुकावट बनती है इस बिल में। आपने हर तरह से हुकूमत का साथ दिया है, ये मतलब क्या मामला है? फिर आपको ये भी लग रहा है कि हुकूमत जाती नज़र आ रही है और आप जो है हर किस्म की सहूलत भी हुकूमत को फराहम कर रहे हैं, अपोजिशन नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? मैं ये इसमें कोई ज़्यादा मैं समझ सदाकत नहीं है जो आपने फरमाया है। अपोजिशन जो होती है वो ज़्यादातर पार्लियामान के अंदर ज़्यादा करती है। बाहर तो हम बैठे हैं, हम भी मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, हम कहीं बैठ के कर सकते हैं,
कहीं मुजाहरा कर सकते हैं, हम प्रेस क्लब के सामने जा सकते हैं, जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पे। अब आप देखें कि कोई भी शय आप ले लें, अपोजिशन को कोई खिदमत नहीं उन्होंने की आज तक 2 साल में, सवाए अपोजिशन को कुचलने की। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पीछे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पीछे, हमजा शहबाज साहब के पीछे, मरियम नवाज साहबा के पीछे, शाहिद खाकान अब्बासी के पीछे, राना सनाउल्लाह के पीछे, और इसी तरह ख्वाजा आसफ़ के पीछे, इसी तरह बाकी जितने भी हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दोनों भाई हैं, ये जितने भी हमारे साथी हैं, आसन इकबाल साहब उसको आप देख लें, यानी जितने भी हमारे सरकर्दा लोग पार्लियामेंट के अंदर अहम अहम ओहदों के ऊपर थे, उन तमाम को उलझाया जा रहा है। एक केस मुझे बता दें कि कोई नैब ने या किसी FIA ने प्रोब किया हो कि ये वाकई इसने इसमें एम्बेजलमेंट की है या इसमें कुछ ज़्यादती की है। 2 साल बाद कहते हैं नहीं जी वो बरी कर देते हैं, साल बाद बरी कर देते हैं। कोई एक काम तो आप बता दें कि जो जिन्हों को भी आपने पकड़ा है बगैर, अब हमजा शहबाज साहब हैं 1.25 साल से अंदर है, तारीख आती है ठीक है जी अब तो चलो कोरोना है, कोरोना की वजह से नहीं जा रहे वहाँ पे, इससे पहले क्या था? यानी कोई भी केस बनाया और झूठे मुकदमात में उनको उलझा के रख रहे हैं कि ताकि ये हमारी मुखालफत ना करें, ताकि ये हमारी मुखालफत ना करें। ये एक ट्रिक है इनका, सियासी तौर पे एक ट्रिक है कि इनको इनमें उलझाए रखो ताकि ये हमारी मुखालफत ना करें। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम साथियों को, मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर असम्बली के अंदर राना सनाउल्लाह तक जितने भी हमारे लीडर वहाँ पे हैं, वो आज भी इस बात के बावजूद कि उनको उलझाया जा रहा है, आज भी असम्बली के अंदर उसी तरह डट के खड़े हैं जिस अंदाज में एक वर्कर को, एक लीडर को, एक जमात के साथी को खड़े होना चाहिए, अपोजिशन कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की शरह के हवाले से बात करते हैं। कश्मीर कॉज पे जो पॉलिसी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई स्पीच होती है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच करते हैं तो एक मोटिवेशन आती है कौम में। फिर आपको क्या लगता है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है ये किस हद तक मुस्तहकम है, या यहाँ पे इक़्तिदार आला में कोई बैरूनी मुदाखलत जो है वो भी नज़र आती है आपको? नहीं, आप देखिए ना कि हमारी जो मौजूदा 2 साल से खारजा पॉलिसी है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे ख़िताब करने गए न्यूयॉर्क के अंदर, बड़ी तकरीर की जी, सारी दुनिया कहने लगी कि आपका कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा। आज सारी तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो आज तकरीर कर दी है, वो ठीक हो जाएगा। वो तकरीर तो कर दी, उसके असरात क्या हुए? फिर वहाँ पे ख़िताब किया एक स्टेडियम के अंदर, जिसमें कहते हैं जी 40,000 बंदा था, कोई कहता 50,000 था, जितने भी होंगे हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, जितने भी थे। तो वहाँ पे तकरीर क्या की? पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की। वहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ और वापस जाके नवाज शरीफ के जो जेल के अंदर AC लगा हुआ है मैंने वो उतारना है। यानी आप मुल्क की नुमाइंदगी करने वहाँ पे गए हैं, मुल्क के हक़ में बात करें, आप इंडिया के ख़िलाफ़ बात करें, आप कश्मीरियों के हक़ में बात करें, आप इंडिया ने जो जो जुल्म कर रहा है वो बातें करनी चाहिए थी। वो तो समझता है कि नवाज शरीफ को मैंने छोड़ना नहीं है। मेरा ये दावा है कि अल्लाह के फजल करम से, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, मेरे उम्मीद वासक है कि अल्लाह के फजल करम से मियाँ नवाज शरीफ फिर यहाँ पे आएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, चौथी दफ़ा बनेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये बात आपको कही थी, अल्लाह के फजल करम से। ये मैं समझता हूँ कि उसको अपना दिमाग नहीं है, कोई भी एक चिढ़ देता है वो तकरीर कर देते हैं। मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं करता, लेकिन कश्मीरियों के साथ जो कुछ हुआ है, कश्मीरियों के साथ 72 साल की तारीख़ के अंदर कभी भी ऐसा कानून पास नहीं हुआ जिसको हम 370 कहते हैं। आज तक कोई किसी ने कानून जुर्रत नहीं हुई थी किसी भी इंडिया के वज़ीर आज़म को, लेकिन उन्होंने 370 पास किया और आज वो कश्मीरी जो हैं वो दर बदर हैं। आज साल से ऊपर हो गया है उनको, मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन है वहाँ पे। हम 10 दिन यहाँ पे लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर रहे और वो साल से लॉकडाउन के अंदर हैं।
उनका उनका कोई कारोबार नहीं है, उनको रोज़ मारते हैं। वो बेचारे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लहराते हैं, लेकिन उसको क्या मिल रहा है उनको? और बात करते हैं। अब आप ये 2 दिन पहले की बात है, उसको सलामती कौंसल का इंडिया ने बनना था मेंबर। तुसी आप अंदाज़ा करें 192 मेंबर हैं जो वहाँ पे वोट देने थे। यानी ये तारीख़ है कि कभी इतने वोटों से कोई बंदा मेंबर नहीं बना। वो 184 वोट लेके इंडिया बना है। इस बात के बावजूद कि हमारी जो कहते हैं जी हमारी बड़ी कामयाब हमारी पॉलिसी है कि वो 184 वोट उसको मिले हैं। वो कभी किसी को नहीं मिले, कभी 100 नहीं मिला, आधे से थोड़े से ज़्यादा होते तो मेंबर बन जाता था वो। 184 वोट लेना, वो खारजा पॉलिसी इंडिया की कामयाब है या हमारी है? हमारे वो मुल्क जो हमारे बड़े ही साथी जिन पे हम बड़ा ही भरोसा करते हैं, उन्होंने इंडिया को वोट दिया है। अच्छा भाई साहब, सारी गुफ्तगू जो है इसका लुबे लुबाब पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो है, हमारा गवर्नेंस सिस्टम जो है, खारजा पॉलिसी है, दीगर पॉलिसीज़ हैं, कोरोना के हवाले से सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी मंजरनामा जो है, उसको आप 2 लाइनों में ज़रा इसका नतीजा निकालें। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक आफत है। वो इमरान ख़ान की सूरत में भी है, वो कोरोना की सूरत में भी है, वो मईशत की तबाही के भी असरात उसमें हैं। और आप कोई शोबा देख लें, कोई एक शोबा बता दें, पूरे पाकिस्तान में के अंदर आपको कहीं भी पाकिस्तान की हुकूमत की रिट नहीं दिखाई दे रही। कोई शोबा देख लें, आप किसी में चले जाएं। मैं लोगों को मिलता रहता हूँ, वो कहते हैं भाई साहब तो आप तो सारा दिन हमें तंग करते थे, आप तो हमारे पूछने वाला ही कोई नहीं है। ना कोई एम ने पूछता है, ना कोई एम ने पूछता है। अब वो पता नहीं कहाँ हैं, पर हमारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी हम काम करें। अब आप देखिए कोरोना है, कोरोना के अंदर कोई भी बीमारी हो उसके अंदर सफाई जो है बड़ी ज़रूरी है। आप फैसलाबाद में देखा आपने, FWMC के 1200 जो सफाई करने वाले थे उनको निकाल दिया, हमारे से पैसे नहीं है जी। इसमें तो सफाई ज़्यादा होनी चाहिए थी। हमें कहते हैं जनाब नाक मुंह कान सारा इनको छुपा के रखो, गंद हमारे घरों के सामने पड़ा है। तो आप 1200 बंदे को 2000 बंदे से 1200 बंदों को निकाल देंगे तो हमारा शहर जो है वो तो तबाह हो गया सारा, गंदगी की वजह से। वासा का काम नहीं पूरा हो रहा, वासा से बंदे निकाल दिए उन्होंने। आप जितनी भी आप कोई और हेल्थ है, हेल्थ का क्या हाल किया हुआ है। तो पहले लोगों को कहा जी इसमें आप छोड़े जी, ये तो हमारी जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है वो कहती थी आप ये पेनाडोल खाएं ये ठीक हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते देखे थे बिल्कुल बिल्कुल ये आम फ्लू है, फ्लू ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं, ऐसी नहीं आपने जाके टेस्ट करवाने। जब आपने लोगों को एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल से मैसेज ये देना है कि ये कुछ नहीं है, तो लोग क्यों उसके ऊपर अमल करेंगे? जब अब नुकसान हो रहा है तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं आपने बाहर ही निकलना, मैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ। ओ यार, आप लॉकडाउन करते भी हैं, उसको करने भी नहीं देते, आप करना क्या चाहते हैं? तो मेरा यही है कि वो अपने सेंस में नहीं होता जब कोई बात करता है, उसको सेंस में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर है, अपने सेंस के मुताबिक अपने विजन के मुताबिक कौम की खिदमत अगर करनी है तो उनको चाहिए कि वो जो भी काम करे कहे उसको फिर पूरा भी करे। आज तक नौकरियां मिली तो किसी को क्या है, हम आपने 50 लाख और बेरोज़गार कर दिए हैं लोग, कारोबार बंद है, लोग हैंड टू माउथ हैं। मेरे आज भी मैं ये डेरे पे बैठा हूँ, खुदा की कसम, रोज़ाना सुबह शाम यहाँ पे औरतें, मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो यहाँ पे आते हैं, हाजी साहब कुछ करें। मैं अपनी हैसियत से जो कुछ कर सकता हूँ कर देता हूँ, अपने दोस्तों को कहता हूँ करें, लेकिन यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। घर बनाना है, घर नहीं दे सकता, किसको कर देंगे? 50 लाख घर 2 शहरों का बनता है, जो मेरी शुनीद है, एक कराची और एक लाहौर। कितने बड़े शहर हैं, इन 2 शहरों के अंदर 50 लाख घर हैं। ये 2 शहर आबाद कर देंगे नए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ ऐसे ही है कि मुंह से ज़बान से बातें निकालते जाओ, शेख चिली की तरह हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं,
इनको पता नहीं है कोई भी। मुल्क आपका तबाह हो गया है सारा, मईशत के लिहाज से भी कारोबार सारे ठप हैं। ताजर वो रो रहा है, आजर वो रहा है, मज़दूर वो रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो रो रहा है, आज जो आपके मुलाजमीन हैं वो रो रहे हैं। नहीं तनख्वाह बढ़ाएंगे जी हम, वो क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई? जब आपने महंगाई 20% कर दी है, 25% कर दी है, तो चलो उनको 10% ही बढ़ा दो। महंगाई का तोड़ यही है, अब हो भी जाती हैं लेकिन उनकी खिदमत करो, जितने आपके हालात हैं उनके पास करो। क्या करनी है डेवलपमेंट छोड़ दो, क्या करनी है डेवलपमेंट? जब आपका एक फ़र्द जो है पाकिस्तानी, वो तो भूखा मर रहा है बेचारा, उसको उसकी जान बचाओ, उसकी सेहत का ख्याल रखो, उसकी जान बचाओ आप। अगर उसकी जान बचा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी कायम रहेगा। अगर आप एक फ़र्द की जान नहीं बचाएंगे, ये सड़कें, ये बिजली, ये गैस, इसको क्या करना है फिर आपने? तो मैं आपने ये हुक्म किया था, मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले कही थी कि ये एक आफ़तों में से एक आफ़त है, ये हुकूमत भी एक आफ़त है, कोरोना भी एक आफ़त है। अल्लाह ताला से मिल के हम सारे दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी मुकर्रम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालायन पाक के सदक़े इस पाकिस्तान के ऊपर अपना करम रखे। ये जो बीमारी है अल्लाह ताला उससे हमें महफूज रखे, हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तानियों को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया जी। लीजिए नाजरीन, आज की बातचीत में हमारी गुफ्तगू जो है वो समझ लें आपके कुछ तल्ख़ भी रही है। आपने गौर किया कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने बहुत खुलकर वाज़ेह तबसरा किया है। तो अल्लाह ताला हमें तमाम आफात से महफूज फरमाए। अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।